हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये टॉपिक आप जब भी समझ पाओगे जब आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, एमिशन स्पेक्ट्रम का, लाइन स्पेक्ट्रम का, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का थोड़ा आइडिया और बोर्ड के पोस्टुलेट्स आपने पढ़े हो। हालांकि अपने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे फोटोन्स मारे सैंपल के ऊपर। सैंपल के अंदर क्या है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसीज मैंने लिखी कहाँ से, 1 से लेकर 40 तक। तो बहुत सारे फोटोन्स से 1 से लेकर 40 तक। जो एमिशन स्पेक्ट्रम आया उसमें सारे फोटोन्स नहीं आए, उसमें कुछ ही फोटोन आए, कुछ ही फोटोन्स की एनर्जी आई। जैसे 3, 6 है ना, 11, 12, 16, 23, 27, 34, 38, ये कुछ ही फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स में आए। तो सैंपल को जब मैंने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिया, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये ब्लैक खत्म हो तो ब्लू रीजन पिंक रीजन स्टार्ट हो गया, पिंक खत्म हो तो ब्लू स्टार्ट हो गया, मर्ज कर रखे हैं, दूसरे मिले हुए हैं, कोई गैप नहीं है बीच में। इट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सारी फ्रीक्वेंसी लगातार है 1 से लेकर 40 तक। पर यहाँ पे सैंपल ने कुछ ही एब्जॉर्ब करी बीच में से, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर ली। जैसे फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, 6 वाला एब्जॉर्ब कर लिया और वही एमिट कर दिया। तो जो यहाँ से इसने एब्जॉर्ब करा होगा वही एमिट कर दिया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी क्या होता है, इसका जैसे अपोजिट होगा। जो यहाँ पे लाइन आई है वो यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगी। इसका आप अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाना चाहोगे तो आप क्या करोगे, पूरा रीजन दोबारा बनाओगे। तो यहाँ पे जैसे 3 वाली लाइन तो यहाँ पे एमिशन में आ गई, तो यहाँ से हो जाएगी गायब। 3 वाली लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 6 वाली लाइन तो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रम के जैसा ही होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये टोटल एनर्जी मैंने 1 से लेकर 40 तक दी थी। टोटल मैंने कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दिया। एटम्स ने कुछ एब्जॉर्ब करा है, कुछ जो एब्जॉर्ब करा है वो इसने निकाल दिया, और जो इसने एब्जॉर्ब करा है वो निकाल दिया। यानी इसने एब्जॉर्ब क्या क्या नहीं किया, बाकी जो बच गया सारा वो इसने एब्जॉर्ब नहीं किया। इस वाले को इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। और डिटेल के लिए आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, डिस्कस भी हम करेंगे। तो ये है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो मैंने कहा ये जब मैंने कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दिया सैंपल को, तो उसमें से कंटीन्यूअस में से सैंपल ने कुछ ही फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करी और वो कुछ यहाँ पे आ गई, बीच में गैप रह गया। इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये ऐसा पाया गया था, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। तो बात करते हैं फिर स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स की बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ नाम दिए यहाँ पे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, उनके नाम भी यही थे। उन्होंने सीरीज को नाम भी ये दिए। तो क्या है सीरीज का चक्कर, कहाँ से आया ये तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया, जैसे लाइमन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी शेल से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, इन्फिनिटी से, किसी भी सेल से अगर पहले शेल में आ रहा है तो रेडिएशन जो वो निकालेगा तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकालता है। ये बात आप जान लीजिए। सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी निकालेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कब निकालेगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 4, 5, 6 सेल किसी से भी पहली सेल में आकर रुकेगा। मैंने यहाँ पे यही बताया हुआ है। कहीं से इलेक्ट्रॉन आया बहुत दूर से, कहीं से भी लिया मैंने, वो पहली सेल में आकर रुक गया n = 1, तो इसे लाइमन सीरीज कहा जाएगा। और जो रेडिएशन इस बार निकालेगा वो कहाँ लाई करेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में। वो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि अल्ट्रावायलेट रीजन कहाँ से कहाँ फ्रीक्वेंसी तक होता है। ऐसी बामर ने क्या बताया, जब अगर कभी हाइड्रोजन एटम लाइट निकाल रहा हो, इसका मतलब क्या है, एमिशन में लाइट निकाल रहा हो, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें, छठे से, कहीं से भी आके दूसरी शेल में रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से कहीं से भी आके दूसरी शेल में रुकता है n = 2, तो उसे बामर सीरीज कहते हैं। तब वो विजिबल लाइट निकालता है। इंफ्रारेड कब निकालता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड कब आएगी फ्रीक्वेंसी, जब कभी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से तीसरे में आ रहा हो। देखो 3 में आ रहा है, कहीं से भी 4 से, 5 से, 6 से, 3 से आगे वाले कहीं से भी अगर वो 3 में आके रुकता है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो इंफ्रारेड। ऐसे ब्रैकेट ने क्या कहा, अगर कभी वो किसी भी लेवल से आके 4 में रुकता है तो भी इंफ्रारेड एनर्जी निकालेगा। शेल = 4 है, यहाँ पे शेल 4 है ना। और यहाँ पे अगर वो 5 में आता है, फंड ने क्या कहा, फंड ने कहा अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया था ना पहले, वापस आके कहीं भी अगर 5 में आता है कहीं से भी, तो एनर्जी वो निकालेगा कौन सी होगी, वो इंफ्रारेड ही रहने वाली है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब मैं हाइड्रोजन सैंपल को फ्रीक्वेंसीज देता हूँ बहुत सारी, तो वो उनमें से कुछ एब्जॉर्ब करता है, सारी एब्जॉर्ब नहीं करता, और फिर वो एमिट करता है। तो साइंटिस्टों ने यही बताया कि कौन कौन सी एनर्जी कब एमिट होगी। उन्होंने कहा अल्ट्रावायलेट कब एमिट होगी, विजिबल लाइट कब एमिट होगी, इंफ्रारेड कब एमिट होगी, इंफ्रारेड कब एमिट होगी, उसने ये बताया। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि चलो एमिट तो हो रही है, यहाँ पे मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी मिली,
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया होगा एटम में, तभी हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी मिली, उस बात का आइडिया हमें देता है। तो जैसे किसी बच्चे से पूछे कि बेटा हाइड्रोजन सैंपल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है सर, तो अब वो दिखा रहा है हमें विजिबल लाइट, इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चा बोलेगा सर जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन कहीं आगे चला गया होगा पहले तो, और जब वापस वो आया है इसका मतलब वो सेकंड सेल में आके रुका है, तो इसलिए विजिबल लाइट निकालता है। क्योंकि बामर ने कहा था विजिबल लाइट तो तभी निकलती है अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से 3 से 4 से 5 से कहीं से भी सेकंड में आके रुकता है। तो ये हमने आज पढ़ाया। दूसरी बात बताना चाहूँगा, बामर ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया। बामर ने कहा, एक तो बात आप समझिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है कहाँ से? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 2 से 3 से 4 से अगर एक में आता है, पहली सेल में आता है, पर उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी या वेव नंबर क्या होगा या वेव लेंथ क्या होगा, वो निकालने के लिए ये बात साफ है कि एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, पर वो एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, वो मुझे निकालने के लिए फॉर्मूला देता है बामर। तो अबव इक्वेशन वाज गिवन बाय बामर, ये इक्वेशन बामर द्वारा दी गई। ये क्या है? वेव नंबर इक्वल्स टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या है? इनिशियल लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया था। n2 क्या है? फाइनल, जहाँ से आया था। मैं कहता हूँ 5वीं शेल से इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आया, तो n1 की वैल्यू क्या हो गई? 1, और n2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 5। नहीं, गलत। n1 n2 समझ लो आप, जहाँ से चला है वो n1 है, जहाँ पहुँचा है वो n2 है। इलेक्ट्रॉन अगर 5वीं शेल से पहली में आया, तो 5वीं से पहली में आया ना, तो 5 शेल हो गई हमारी, 5वीं शेल क्या होगी? n1, और पहली शेल हो गई हमारी n2। हाँ, अगर वो पहली शेल से 5वीं में गया होता तो इस बार पहली होती n1 और 5 होती n2। तो जहाँ से वो n1 कौन सी शेल थी? जहाँ वो था। n2 कौन सी? जहाँ वो पहुँचा। तो अगर ये फॉर्मूला पुट कर देता हूँ तो वेव नंबर आ जाएगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से 5वीं शेल में आया, तो n1 की वैल्यू क्या होगी? जहाँ से वो आया है। n2 की हो गई 5, वो आप यहाँ पुट कर दोगे, तो जो फोटोन वो निकालेगा उसका वेव नंबर निकल के आ जाएगा। यानी वेव नंबर किसका है? ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर से जब नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नीचे आने पे जो फोटोन वो निकाल रहा है, उस फोटोन का वेव नंबर है ये, उस रेडिएशन का वेव नंबर है ये। रेडिएशन का वेव नंबर आप निकाल लोगे यहाँ से। अगर वेव नंबर पता होगा तो वो क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर क्या है? 1 ओवर लैम्डा। तो लैम्डा क्या बन जाएगा? 1 ओवर वेव नंबर। इस वेव नंबर को जो यहाँ से आया अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वेव लेंथ आ जाएगा। तो जो फोटोन निकला है उसका वेव लेंथ आ जाएगा। वेव लेंथ को यहाँ पुट कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा। जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी आ जाएगी। कुल मिला के मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ, अगर बस मुझे ये दे दिया जाए कि कौन सी शेल से कौन से में इलेक्ट्रॉन आया है नीचे, जब वो आया है तो एनर्जी जो एमिट करी है उसका पहले वेव नंबर निकाल लूँगा। फोटोन जो एमिट करा उसका वेव नंबर निकाल लूँगा। वेव नंबर से उसका लैम्डा निकाल लूँगा वेव लेंथ, और वेव लेंथ से एनर्जी निकाल लूँगा। काफ़ी लंबा फॉर्मूला हो गया। वेव नंबर का रिलेशन है पक्का एनर्जी से, तो इसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था साइंटिस्ट ने। वो क्या था? 2.18 10 की -18 जूल। अगर आप ये पुट कर दो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और कहाँ पे गया, n1 n2 की वैल्यू उसमें डायरेक्ट पुट करो, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट डेल्टा ही आ जाएगा, यानी कितनी एनर्जी निकली। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर किसी भी शेल से अगर 5वीं में आ रहा है तो कितनी एनर्जी वो निकाल रहा है, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ये यहाँ से भी निकाला जा सकता है, पर ये लंबा पड़ जाएगा। पहले बच्चा वेव नंबर निकालेगा रेडिएशन का, फिर लैम्डा को पुट करके एनर्जी। उन्होंने क्या करा? कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो आया था इस कांस्टेंट को 1 से डिवाइड कर दिया, और फिर क्या करा? उसमें ऊपर s से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये कांस्टेंट निकल के आया। तो ये पूरा उन्होंने सॉल्व कर लिया, बार बार पुट नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बच्चा एनर्जी निकाल सकता है। बहुत डिटेल में मैंने इसमें वीडियो में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं डिस्कस करूँगा इसे जूम पे। क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कह रहा है फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताओ ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 टू n = 2। कह रहा है 5वीं शेल से 2 शेल में इलेक्ट्रॉन आया है। कह रहा है जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताओ। तो देखिए बच्चे, पहली बात तो जब वो कहीं शेल से 2 शेल में आ रहा है, किसी भी शेल से 2 में आ रहा है, इसका मतलब ये बामर सीरीज़ है, यानी वो बामर सीरीज़ फॉलो कर रहा है। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा? 5, n2 क्या हो जाएगा? 2। वैल्यू पुट कर दोगे तो एनर्जी निकल के आ जाएगा। E बराबर h न्यू होता है, उससे फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, और फ्रीक्वेंसी से लैम्डा। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+, व्हाट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का है, इसे मैं जूम पे डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।